हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको TRE 1 के पूछे गए सारे PYQ कराने वाला हूं विद डिटेल डिस्कशन। तो यहां पर आपको TRE 1 में पूछे गए सारे क्वेश्चन के डिटेल डिस्कशन देखने को मिल जाएंगे। तो भाई आप लोग इस सेशन को कंप्लीट देखना। और भाई देखो, जो आपका TRE 1 का एग्जाम हुआ था वो 2 शिफ्ट में देखने को मिला था। इसलिए जो है आपका जो ये सेशन है, मैं दो क्लास प्रोवाइड कराऊंगा यहाँ पर PYQ कंप्लीट कराने के लिए, क्योंकि एक क्लास में आपका पूरा PYQ कंप्लीट नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, इसलिए 2 दिन ये समय ले लेगा। ठीक है, तो 2 क्लास में आपको प्रोवाइड कराऊंगा TRE 1 के पेपर के लिए। तो आप लोग इस सेशन को पूरा देखिए। यहाँ पर मैं कंप्लीट डिटेल डिस्कशन करूंगा। किसी भी टॉपिक, कोई भी टॉपिक आएगा तो उसका मैं डिटेल डिस्कशन यहाँ पर कर दूंगा, ताकि अगर वहां से क्वेश्चन अगर पूछे तो वहीं से आए, जो मैं पढ़ा रहा हूं वहीं से क्वेश्चन आएगा। और अगर आप लोग मेरे इस फुल एनालिसिस को अच्छे तरीके से देख लेते हो तो फिर आपको यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं है। आप आराम से अपने जो टॉपिक है उसको आप लोग यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ से आप लोग फुल एनालिसिस देखिए, और जितना भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ अपने कॉपी में जरूर लिखते हुए चलिएगा। तो भाई चलिए मैं अपने क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेता हूं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट का उद्देश्य था। तो पूना पैक्ट का उद्देश्य था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। तो भाई यह नहीं था। दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। तो बिल्कुल दलित वर्ग का जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व था उसके लिए जो है पूना पैक्ट का मेन उद्देश्य वही था। और पूना पैक्ट हुआ कब था? तो देखो, पूना पैक्ट जो हुआ था ये 24 सितंबर 1932 को हुआ था। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। और पूना पैक्ट में किसके बीच समझौता हुआ था? और गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ था। पूना पैक्ट में किसके किसके बीच? तो गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ था। देखिए, पूना पैक्ट में मेनली होता क्या था भाई? तो दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करी गई थी। तो इसीलिए एक समझौता हुआ गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में, जो कि 24 सितंबर 1932 को देखने मिला था। तो इतनी बातों को आप लोग ध्यान में रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन कहां हुआ था? इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन कहां हुआ था? तो भाई ये कहां पर हुआ था? भागलपुर नहीं, पटना। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पटना में जो है प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन हुआ था। और ये प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ था भाई? तो ये हुआ था 1934 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1934 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव ने करा था। किसने करा था अध्यक्षता? तो आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे। नरेंद्र देव। तो आचार्य नरेंद्र देव ने इसकी अध्यक्षता करी थी, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन का। इतना आप लोगों को ध्यान में रखते हुए चलना है। बांकीपुर से अगर बात करी जाए भाई, तो बांकीपुर में जो है 1912 में जो है बांकीपुर अधिवेशन हुआ था। बिहार का जो है पहला अधिवेशन बांकीपुर अधिवेशन 1912 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता RN मधुलोकर ने करा था। रघुनाथ मधुलोकर ने करा था। RN मधुलोकर ने करा था। RN मधुलोकर ने करा था 1912 के बांकीपुर अधिवेशन का अध्यक्षता। और बिहार का पहला अधिवेशन था बांकीपुर अधिवेशन। ठीक है, 1912 RN मधुलोकर ने करा था। इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थी? तो देखो भाई, न्यू इंडिया जो समाचार पत्र था उससे कौन संबंधित थी? एनी बेसेंट। तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, एनी बेसेंट ही न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित थी। और साथ में याद रख लीजिएगा एक कॉमनविल। तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो है एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया पत्रिका था। एनी बेसेंट जो है 1916 के होम रूल आंदोलन से जुड़ी हुई थी। होम रूल आंदोलन से जुड़ी हुई थी। ठीक है, तो 1916 के होम रूल आंदोलन से एनी बेसेंट भी जुड़ी हुई थी, जो कि अडियार से जो अपना होम रूल आंदोलन को स्टार्ट की थी। ठीक है, अडियार कहां भाई? तो अडियार मद्रास से जो है अपने होम रूल आंदोलन को स्टार्ट इन्होंने करा था। तो 1916 के होम रूल आंदोलन से एनी बेसेंट जुड़ी हुई थी भाई, और इन्होंने जो है मद्रास के अडियार से होम रूल आंदोलन स्टार्ट करा था। एक्चुअली जो आपके बीजी तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, वो भी होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए थे। बीजी तिलक भी होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए थे, ये बात आप लोग जानते हैं। होम रूल से ये भी जुड़े हुए थे, होम रूल से बीजी तिलक भी, इसको भी ध्यान में जरूर रख लेंगे आप लोग। तो बीजी तिलक भी जुड़े हुए थे और एनी बेसेंट भी जुड़ी हुई थी। अब एनी बेसेंट की बात करी गई है तो भाई एक पॉइंट और याद रख लेना एनी बेसेंट से, कि एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो भाई भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम
महिला अध्यक्ष, तो भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। याद इस बात को ध्यान में जरूर रखिएगा। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट याद रख लेना है आपको। अगर सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बात करी गई है तो इससे याद रख लेना, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने करी है। तो इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किसने करा है भाई? तो इंडियन एसोसिएशन का स्थापना जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने करा है, याद रख लीजिएगा। एंड महात्मा गांधी की बात करी गई है तो महात्मा गांधी से एक यंग इंडिया जो है मैगजीन याद रख लेना आप लोग, यंग इंडिया मैगजीन याद रख लेना। एक याद रख लेना हरिजन, यंग इंडिया मैगजीन याद रख लेना, हरिजन याद रख लेना। और इनसे रिलेटेड जुड़ा हुआ एक हरिजन सेवक संघ भी याद रख लेना, हरिजन सेवक संघ। तो हरिजन सेवक संघ का गठन किसने कराया था? तो महात्मा गांधी ने करा था। कब करा था? तो 1932 में करा था हरिजन सेवक संघ का गठन। अगर महात्मा गांधी के मैगजीन की बात करी जाए तो यंग इंडिया हरिजन। और एक याद रख लेना भाई आप लोग, एक बुक इनका याद रख लेना, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी के एक बुक का भी याद आप लोग नाम जरूर रख लेंगे। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है आपके महात्मा गांधी के बुक का नाम है, मतलब कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इसको भी ध्यान में जरूर रख लेना है आप लोगों को मेरे भाई। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? तो भाई स्वदेश बांधव समिति की बात करी गई है। तो स्वदेश बांधव समिति का गठन किसने करा था? तो पहले यही याद रख लियो आप लोग कि स्वदेश बांधव समिति का गठन कब किया गया है? तो 1905 में स्वदेश बांधव समिति का गठन करा गया था। और इसका जो है स्वदेश बांधव समिति का गठन किसने किया था, यह भी तो पूछा जा सकता है ना आपसे। तो स्वदेश बांधव समिति का जो है गठन वो करा है आपके अश्विनी कुमार दत्त ने। किसने करा है स्वदेश बांधव समिति का गठन? तो अश्विनी कुमार दत्त ने करा है। अगर आपसे पूछ ले कि कब किया गया था तो अगस्त मंथ भी याद रख लीजिएगा, अगस्त 1905 में जो है इसका गठन करा गया था। ओके फ्रेंड्स, तो इतना बातों को आप लोगों को ध्यान में रखते हुए चलना है। अगर सूर्य सेन से तो मास्टर सूर्य सेन से याद रख लीजिएगा, INA की स्थापना जो है मास्टर सूर्य सेन ने करी है। ओके, इंडियन नेशनल आर्मी क्या है? तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने? तो मास्टर सूर्य सेन ने करी है। तो इंडियन नेशनल आर्मी, ये भी पूछा जा सकता है। तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने? तो मास्टर सूर्य सेन ने। तो फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हो कि अगर ऑप्शन भी आ रहा है तो मैं यहां पर ऑप्शन भी आपसे डील करते हुए चल रहा हूं। तो जो टॉपिक भाई आ रहा है उससे तो आपको क्वेश्चन मिल ही रहा है, साथ ही साथ ऑप्शन से भी मैं रिलेटेड आपको आंसर बताता हुआ जा रहा हूं। तो एक ही जगह पे आपको बहुत सारा कंटेंट देखने को मिल जा रहा है, तो इससे अच्छा और क्या ही मिल सकता है भाई। तो इसलिए कंप्लीट पूरा देखिए आप लोग, आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल। TRE 4 की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को यह जानना जरूरी हो जाता है कि TRE या किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पेपर का पैटर्न पता होना, मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ही पता नहीं रहेगा कि कहां से पूछ रहा है तो फिर कहां से नंबर स्कोर कर पाओगे। तो इसीलिए पैटर्न को पता रखो, कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है वो पता रखो और उसके अकॉर्डिंग से पढ़ाई करो, आपका मार्क्स जरूर बढ़ेगा। चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो देखो, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो भाई देखो, मैं अभी पहले चंपारण आंदोलन ही डिस्कस कर लेता हूं। चंपारण आंदोलन हुआ कब है? तो 1917 में हुआ था चंपारण आंदोलन। और चंपारण आंदोलन हुआ क्यों था? तो तीन कठिया प्रथा के विरोध में हुआ था। किसके विरोध में? तो तीन कठिया प्रथा के विरोध में हुआ था चंपारण आंदोलन। तो तीन कठिया प्रथा के विरोध में चंपारण आंदोलन हुआ था। मतलब एक्चुअली देखो, चंपारण आंदोलन में होता क्या था कि 20 कट्ठे में से 3 कट्ठा में जो है नील का खेती करना आवश्यक होता था। मतलब अंग्रेज लोग करवाते थे, जबरदस्ती करवाते थे और कम पैसा उसमें देते थे। ठीक ना, तो 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में, मतलब 3/20, 3 कट्ठिया प्रथा इसी को कहते हैं। 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में जो है कंपलसरी हो जाता था कि नील का खेती करना है। और इसीलिए तभी एक नेता खड़े होते हैं, राजकुमार शुक्ल, जो कि 3 कट्ठिया प्रथा का विरोध करते हैं। 3 कट्ठिया प्रथा का विरोध करते हैं राजकुमार शुक्ल, एक नेता 1917 के चंपारण सत्याग्रह के समय खड़े होते हैं। और ये जो है 3 कट्ठिया प्रथा का विरोध करते हैं राजकुमार शुक्ल। और जो है राजकुमार शुक्ल ही वो शख्स हैं जो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाग लेते हैं। किसमें? तो लखनऊ अधिवेशन में भाग लेते हैं और जो है महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए इन्वाइट करते हैं। गांधी जी को चंपारण आने का न्योता देते हैं। तो भाई इन्वाइट करते हैं चंपारण आने के लिए, चंपारण आने का न्योता देते हैं। तो भाई यहां पर आपसे
देखो ध्यान में क्या क्या रख लेना है आपको। तो 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था और ये किस प्रथा के विरोध में था? तो तीन कठिया प्रथा के विरोध में था। और इसी समय जो है एक नेता खड़े होते हैं राजकुमार शुक्ल, जो कि तीन कठिया प्रथा का विरोध करते हैं। कौन विरोध करता है तीन कठिया प्रथा का? तो एक नेता है राजकुमार शुक्ल, वो तीन कठिया प्रथा का विरोध करते हैं। और राजकुमार शुक्ल जो हुए 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाग लेते हैं और वहां पर वो गांधी जी को चंपारण आने का न्योता देते हैं। और गांधी जी जो है राजकुमार शुक्ल के एक बुलाने पर ही चंपारण आते हैं और चंपारण आते हैं और जो यहां पर जो है तीन कठिया प्रथा का जो है समाधान करते हैं। तो इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। और यहां पर क्या पूछा गया है? तो चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो महात्मा गांधी के साथ कौन कौन थे? तो पहले तो आप लोग यही याद रख लेना कि यहां पर पहले क्या दिया हुआ है। तो भाई महादेव देसाई, तो महादेव देसाई तो थे ही, अब्दुल बरी, नरहरि पारिक, तो ये सभी थे। और ये मतलब कि उपयुक्त में से एक से अधिक इसमें आपको याद रख लेना है। और भी कौन कौन साथ में थे अभी मैं आपको यहां पर डिस्कस कर देता हूं। देखो उनके साथ में कौन कौन थे। एक तो याद रख लेना जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। तो महात्मा गांधी के साथ कौन कौन? तो जेबी कृपलानी थे। उसके बाद याद रख लेना आप लोग राजकुमार शुक्ल तो थे ही। उसके बाद याद रख लेना राजेंद्र प्रसाद भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे उनके साथ। ठीक है, तो चंपारण आंदोलन में कौन कौन? तो राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, नरहरि पारेख। उसके बाद क्या थे? महादेव देसाई। उसके बाद एक याद रख लेना आप लोग ब्रज किशोर प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद। तो ब्रज किशोर प्रसाद भी याद आपको रख लेना है। तो ब्रज किशोर प्रसाद, मजरूल हक, मजरूल हक, मजरूल हक। तो मजरूल हक भी इसमें शामिल थे। तो ये सभी नाम आप लोगों को, जो 7-8 नाम है, ये सभी नाम आप लोगों को याद रख लेना है जो कि चंपारण में महात्मा गांधी के साथ जुड़े हुए थे। तो आई होप कि आपका चंपारण भी यहां पर क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर आगे। किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनलिथिगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया? तो भाई यहां पर क्या पूछा है? किस तिथि को आदेश दिया था? तो 15 अगस्त नहीं, 25 अगस्त नहीं, 5 अगस्त नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर होगा। तो भाई ये जो आदेश दिया गया था ये 11 अगस्त को दिया गया था, 11 अगस्त को दिया गया था। और इसमें जो है 7 स्टूडेंट का मृत्यु हुआ था। 7 स्टूडेंट क्या हुआ था? तो 7 स्टूडेंट का डेथ हुआ था, मतलब कि 7 स्टूडेंट का भाई तो डेथ हो गया था, इसमें मौत हुआ था। ठीक है, तो 11 अगस्त को ये कांड हुआ था। और इसमें पूछ लिया है कि किस डेट को हुआ था? तो 11 अगस्त को। अब हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये पूछ ले कि अगस्त क्रांति के दौरान जो 11 अगस्त को जो 7 स्टूडेंट में जो डेथ हुआ था वो किसके कहने पर गोली चलाया गया था? भाई तो लिनलिथिगो के कहने पर गोली चलाया गया था। किसके कहने पर? तो लिनलिथिगो के कहने पर जो है भीड़ पर गोली चलाया गया था। तो लिनलिथिगो के कहने पर भीड़ पर गोली चलाया गया था। और इन पर गोली क्यों चलाया गया था पता है? 7 स्टूडेंट पर। ये लोग जो थे पटना सचिवालय में जो है झंडा फहराने की कोशिश कर रहे थे। तो झंडा फहराने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए लिनलिथिगो ने आदेश दे दिया कि गोली चला दिया जाए। और इस तरह से इन पर गोली चलाया गया और इन 7 स्टूडेंट का जो है डेथ हो गया था। और ये कांड जो है 11 अगस्त को देखने को मिला था भाई। और ये 1942 के टाइम पे हुआ है, ध्यान में आप लोग जरूर रख लेंगे। किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया? तो भाई बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1924 नहीं 1929 करेक्ट होने वाला है। और इसका जो है गठन जो है सहजानंद सरस्वती ने करा है, सहजानंद सरस्वती ने करा था बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन। तो बिहार प्रांतीय किसान का सभा का गठन किसने करा है? तो सहजानंद सरस्वती ने किया था भाई, 1929 में किया था। इतनी बातों को ध्यान में जरूर रख लेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मुंगेर किसान सभा का गठन किसने किया है, मुंगेर किसान सभा, ये सब किसान सभा टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मुंगेर किसान सभा, ये तो मैं एक फिक्स क्वेश्चन यहां से कह देता हूं, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो भाई अगर मुंगेर किसान सभा की बात करी जाए तो मुंगेर किसान सभा का गठन जो है 1922-23 के बीच देखने को मिला था। कब? तो 1923 मान के चल सकते हो आप लोग। और इसमें मुंगेर किसान सभा से कौन कौन गठन से जुड़े हुए थे? तो मोहम्मद जुबेर याद रख लेना, मोहम्मद जुबेर, मोहम्मद जुबेर। और साथ में श्री कृष्ण सिंह को याद रख लेना है, श्री कृष्ण सिंह। तो मुंगेर किसान सभा से मोहम्मद जुबेर और श्री कृष्ण सिंह को आप लोग याद रख लेंगे। और अगर अखिल भारतीय किसान सभा आपसे पूछ ले, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा,
तो भाई अखिल भारतीय किसान सभा, और ये क्वेश्चन फिक्स है भाई आपके एग्जाम में होगा। तो मैं एक दिन जो है ना इससे भी रिलेटेड आपको किसान सभा इस टाइप के जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी मैं एक दिन आपको प्रोवाइड कर दूंगा 10 से 15 मिनट वाले सेशन में। तो होगा तो एक दिन मैं इसको भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जितने भी आपकी किसान सभा टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं डेट से रिलेटेड या फिर उसके संस्थापक से रिलेटेड, तो वो मैं आपको करा दूंगा। अगर अखिल भारतीय किसान सभा की बात करी जाए तो इसका गठन जो है 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे भाई? तो अध्यक्ष जो इसके बने थे वो सहजानंद सरस्वती थे। सहजानंद सरस्वती, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे, याद रख लीजिएगा, अध्यक्ष। और सचिव की बात करी जाए तो सचिव एनजी रंगा थे। कौन थे सचिव? तो एनजी रंगा, एनजी रंगा इसके सचिव थे अखिल भारतीय किसान सभा के। और अध्यक्ष तो सहजानंद सरस्वती, और संस्थापक भी सहजानंद सरस्वती ही हैं। ओके फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ? तो देखो, लंबा दाढ़ी रखने के कारण जो कौन सा आंदोलन हुआ था? तो भाई वो हुआ था पागलपंथी विद्रोह नहीं, बहावी आंदोलन नहीं, फराजी आंदोलन हुआ था, या फिर फैराजी आंदोलन कहा जाता है। इसका जो फैराजी आंदोलन ये हुआ कहां पर था? तो ये बिहार कहता हूं यार, बंगाल वाले एरिया में हुआ था। कहां? तो बंगाल वाले एरिया में जो है फराजी आंदोलन या फैराजी आंदोलन देखने को मिला था। और इसके जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे? तो हाजी शरईतुल्लाह, याद रख लीजिएगा, हाजी शरईतुल्लाह, शरईतुल्लाह, हाजी शरईतुल्लाह इसके अनुयायी, या फिर आप लोग कह सकते हो शरईतुल्लाह जो इसके नेतृत्व करता थे, शरईतुल्लाह। तो फराजी आंदोलन का विद्रोह किसने किया था भाई? तो बंगाल में हुआ था, और हाजी शरईतुल्लाह इसके जो नेतृत्व करता हो जाते हैं। ठीक है। अगर पागलपंथी विद्रोह की बात करी जाए तो पागलपंथी विद्रोह क्या था? एक किसान विद्रोह था। और इसका किसने? तो करम शाह ने इसका नेतृत्व करा था। करम शाह ने इसका नेतृत्व किया था। अगर बहावी आंदोलन की बात करी जाए भाई तो ये क्या था? तो एक राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन था। ठीक है। और इसका जो नेतृत्व किया है सैयद अहमद बरेलवी ने करा था। कौन क्या किए थे? तो सैयद अहमद बरेलवी, सैयद अहमद बरेलवी, याद रख लीजिएगा। तो बहावी आंदोलन का किसने नेतृत्व किया है? तो सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। और बहावी आंदोलन का केंद्र जो है वो पटना बना था। आपका कहां बना था? तो बहावी आंदोलन का केंद्र जो है पटना बना था। इसको भी ध्यान में जरूर रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहावी आंदोलन का केंद्र कौन सा था, तो वो पटना हो जाता है। और सैयद अहमद बरेलवी इसके मुख्य जो थे नेतृत्व करता थे। इसको भी ध्यान में जरूर रख लेना है आपको। किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेज को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? तो भाई 3 अंग्रेजों को कारागार में अवरुद्ध किया था किस षड्यंत्र में? तो वो कानपुर षड्यंत्र था, मेरठ षड्यंत्र था, नासिक षड्यंत्र था, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो भाई ये मेरठ षड्यंत्र मामला था। क्या था? तो मेरठ षड्यंत्र मामला था। और वो 3 अंग्रेज कौन कौन थे? तो एक याद रख लेना, शॉर्ट में बता देता हूं, एक ब्रैडली, आप लोग याद रख लेना, ब्रैडली। दूसरा याद रख लेना फिलिप स्प्रेट। क्या याद रख लोगे? फिलिप स्प्रेट, नाम भी पूछा जा सकता है नेक्स्ट टाइम, तो फिलिप स्प्रेट। और एक याद रख लेना एलिसन, एलिशन। तो हो सकता है कि नाम भी पूछा जाए। इस बार पूछ लिया था कि मेरठ षड्यंत्र मामले में उन्हें जो कारागार में डाला गया था, इस बार हो सकता है कि कौन कौन थे ये पूछ ले। तो भाई ब्रेडली याद रख लेना, फिलिप स्प्रेट याद रख लेना, और एलिशन याद रख लेना। ठीक है। तो ब्रेडली, फिलिप स्प्रेट और एलिशन कॉपी में जरूर लिख लेंगे आप लोग। यहां से जो भी मैं क्वेश्चन बन सकता है इन फ्यूचर, मैं सभी यहां पर आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। तो यू हैव टू राइट, ओके, यू हैव टू राइट इन योर कॉपी, बिकॉज मे बी बीपीएससी में आस्क एनीथिंग फ्रॉम यू, सो राइट इट। तो नोट्स आप लोग जरूर बनाएंगे भाई, कुछ भी पूछा जा सकता है। इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? तो एक साम्यवादी समाज जो है भविष्य का प्राकृतिक समाज था, ये कौन विश्वास करता था? तो भाई ये फ्रेडरिक एंगल्स, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स। तो भाई कौन करता था? आप लोग बता सकते हो क्या कौन करता था ऐसा? तो भाई ये आपके कार्ल मार्क्स। ऐसा स्टेटमेंट जो है कार्ल मार्क्स का ही हो सकता है, ये ध्यान में जरूर रख लेंगे आप लोग। इनमें से कौन दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक है? फिक्स है एक क्वेश्चन पुस्तक से, बार बार कहता हूं, फिर आज कह दिया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक। आप लोग एक चीज नोटिस करना मेरे भाइयों कि पुस्तक से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने भी मैंने पीवाईक्यू अभी तक कराए हैं और अभी भी जो पीवाईक्यू करा रहा हूं, तो आप लोग ये देखो कि कितना जो है पीवाईक्यू में पुस्तक से क्वेश्चन आ रहा है, या फिर न्यूज़पेपर से आ रहा है, या मैगजीन से आ रहा है, कितना क्वेश्चन आ रहा है। जरा आप लोग एक बार जो है ना पूरा आगे पीछे करके देखना क्वेश्चन को, कितना क्वेश्चन आएगा, फिर समझ में आ जाए कि मैं क्यों इस क्वेश्चन को फिक्स कहता हूं, या मैं फिक्स
कब कहता हूं किसी भी चीज को, यहां से आ सकता है, कैसे कहता हूं ये आपको समझ में खुद आ जाएगा। तो एक बार क्वेश्चन को आगे पीछे करके देखना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। और पुस्तक से कितना क्वेश्चन पूछा गया है ये जरा आप लोग देख लीजिएगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक की बात करी गई है, तो भाई सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक से कौन, जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो, तो बिल्कुल जीन जैक्स रूसो ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक से जुड़े हुए थे, इसको ध्यान में जरूर रख लेंगे आप लोग। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरोध में शुभारंभ किया गया था किस आंदोलन का, ये पूछ रखा है आपसे। तो देखो इसमें कौन कौन था, टिहरी बांध परियोजना आंदोलन, तो बिल्कुल ये तो था ही भाई। चिपको आंदोलन नहीं था। नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो भाई ये आपके नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन जो है ये दोनों आपका बहुउद्देश्य परियोजनाओं के विरोध में शुभारंभ किया गया था। तो टिहरी बांध आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है बहुउद्देशीय परियोजना के विरोध में स्टार्ट करा गया था, ध्यान में रख लीजिएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ी हुई थी, तो मेधा पाटेकर याद रख लेना है आपको, मेधा पाटेकर। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटेकर को याद रख लीजिएगा। चिपको आंदोलन भाई तो ये उत्तराखंड के चमोली जिला में हुआ था, उत्तराखंड के चमोली जिला में जो है चिपको आंदोलन देखने को मिला था, उत्तराखंड के चमोली जिला में। और इसके जो लीडर थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे, सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग जरूर। तो चिपको आंदोलन से कौन कौन जुड़े हुए थे, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। चंडी प्रसाद भट्ट भी याद रख लीजिएगा, चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी और सुदेशा देवी, तो ये सभी जो थे चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे, सुदेशा देवी। तो चिपको आंदोलन से कौन कौन जुड़े हुए थे, सुंदरलाल बहुगुणा, चंदी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी और सुदेशा देवी चिपको आंदोलन से जुड़े हुए हैं। बट मेन इसमें जो है सुंदरलाल बहुगुणा है, बट बीपीएससी आपसे चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी देकर के आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए आप लोगों को चारों नाम याद जरूर रख लेना है। निम्नलिखित में कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है, तो भाई भारत के अंतर्गत मूल कर्तव्य कौन सा है बता दो आप लोग। प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित करना, अपने बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना, देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखना, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो भाई इसमें एक से अधिक आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए एक से अधिक चले जाइए आप लोग। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। वंस अगेन मैं रिपीट कर देता हूं यहां से फिक्स, ठीक है। तो बुक से फिर से क्वेश्चन देख लो, आ गया भाई टीआरई 1 में ही आप देख रहे हो, 2 क्वेश्चन तो आपको मैंने अभी दिखा रखा है, तो 2 क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया टीआरई 1 में ही। तो पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो भाई ये जो लिखा था मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, भीमराव अंबेडकर, तो भीमराव रामजी अंबेडकर ने पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया लिखा था। अगर वेटिंग ऑफ वीजा भी दे दे तो वेटिंग ऑफ वीजा भी जो है भीमराव अंबेडकर ने लिखा था, वेटिंग फॉर वीजा, तो वेटिंग फॉर वीजा किसने लिखा है, तो भीमराव अंबेडकर ने। इनसे एक और पुस्तक याद रख लेना आप लोग, कॉन्स्टिट्यूशन, पुस्तक कहता हूं यार, संविधान का जो निर्माण इन्होंने ही करा था, कॉन्स्टिट्यूशन का जो निर्माण जो करा था इन्होंने ही करा था, तो भीमराव अंबेडकर ने ही कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का निर्माण करा था, इसको भी ध्यान में जरूर रख लेना है आपको। आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया, तो आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया, तो भाई ये आपके 1798 नहीं 1801 में मिलाया गया था। कब, 1801 में मिलाया गया था। ओके। सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ करा, तो सर्व शिक्षा अभियान भाई देखो पहली बात तो यही याद रख लेना कि ये स्टार्ट कब करा गया था, तो भाई ये स्टार्ट जो है 2001 में करा गया था। सर्व शिक्षा अभियान किसने किया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने करा था। किसने करा था, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने सर्व शिक्षा अभियान को स्टार्ट करा था, ध्यान में जरूर रख लीजिएगा। और ये क्या था मेनली पता है आपको, तो भाई ये नेशनल लेवल पर एक कार्यक्रम चलता था, ठीक है, जिसमें मेन लक्ष्य था कि 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों के लिए जो है सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा दिया जाए। 6 से 14 साल के बच्चे के लिए, तो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए क्या था, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा दिया जाए, इसका मेन उद्देश्य यही था, ठीक है। तो 6 से 14 साल के बच्चों को क्या, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा दिया जाना, इसका मेन उद्देश्य था, प्राथमिक शिक्षा। तो ये सभी पॉइंट्स आप लोग जरूर याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ, तो भाई श्रीलंका जो है 1948 में स्वतंत्र हुआ है, ठीक है। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ, तो 1947 या 48 आप लोग याद रख लीजिएगा स्वतंत्रता के लिए।
अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? गरीबी रेखा ऊपर वाले परिवार नहीं, गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार नहीं, वृद्ध व गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हों, तो भाई इनके लिए जो है अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड है। और जो ये किसके द्वारा स्टार्ट करा जाता है भाई? तो ये खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा। ओके, ये भी याद जरूर रख लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि, तो भाई प्रेस की स्वतंत्रता क्यों प्राप्त है लोगों को, ये पूछ रखा है आपसे। तो देखो, यह भारत के संविधान में विशेष रूप से प्रदत्त है, नहीं, यह विचार विभक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। तो यही बी नंबर जो हमारा करेक्ट देखने को मिल रहा है। हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है? तो हिमालयन यू की बात करी गई है। तो भाई ये औषधीय पौधा जो है ये कहां पर? तो उत्तराखंड, मध्य प्रदेश नहीं, जम्मू कश्मीर, असम नहीं, हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में ये देखने को मिलता है। समुद्र पार भारतीय नागरिकता OIC योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो नागरिकता अधिनियम 1955। तो भाई यही तो आपका करेक्ट देखने को यहां पर मिल रहा है। तो भाई नागरिकता अधिनियम 1955 याद रख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में माना जा सकता है? तो क्या पूछा है? कठोर जाति व्यवस्था के लोप मतलब गायब होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जा सकता है। तो कौन सा वो रीजन हो जाता है, ये यहां पर पूछा है आपसे। तो भाई इसमें क्या है? सामाजिक सुधार एवं आर्थिक विकास, साक्षरता एवं शिक्षा विकास, संविधान तथा इसकी आधारभूत संरचना, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भाई यहाँ पर एक से अधिक, मुझे तो यहाँ एक से अधिक सही लग रहा है और एक से अधिक सही भी है भी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में किस वर्ष निर्मित हुआ था? तो भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय किस वर्ष निर्मित हुआ था? बताओ आप लोग, तो किस वर्ष निर्मित हुआ था ये पूछा है। 2004, 2005, 6, 2002, 3, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भाई ये 2004 में निर्मित हुआ था। भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है, तो मीथेन का मुख्य स्रोत इंपॉर्टेंट मान लेना इस क्वेश्चन को। तो मीथेन का मुख्य स्रोत, तो गन्ने का खेत नहीं, धान का खेत, तो बिल्कुल करेक्ट है। मीथेन का मुख्य स्रोत जो है, जो आपके धान का खेत है, मीथेन का मुख्य स्रोत है। अगर मीथेन की बात करी जाए भाई, तो और इसका स्रोत मैं बता देता हूं। जैसे कि चौपायों के मुंह से भी मीथेन निकलता है। चौपायों मतलब 4 पैर वाले जानवर, तो चौपायों के मुंह से भी मीथेन निकलता है, याद रख लीजिएगा। गोबर से भी मीथेन निकलता है, गोबर से भी मीथेन निकलता है। आर्द्र भूमि स्थल से भी मीथेन निकलता है। आर्द्र भूमि स्थल जो वेटलैंड एरिया होते हैं, आर्द्र भूमि स्थल वेटलैंड एरिया, उससे भी जो है आपका जो है मीथेन गैस निकलता है। इसको याद जरूर रख लेना है आपके। और धान के खेत को भी आप लोग जरूर याद रख लेंगे। अगर मीथेन की बात करी जाए भाई, तो इसका फॉर्मूला है CH4 मीथेन। और मीथेन जितने भी आपके नेचुरल टाइप की गैस होते हैं ना, एक ट्रिक याद रख लेना, जितने भी नेचुरल टाइप की गैस होते हैं उससे जो है मीथेन जो है मेन गैस होता है। तो मेन जितने भी नेचुरल टाइप के गैस होते हैं, मान लो CNG हो गया, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, PNG हो गया, ये सभी में अगर मेन गैस पूछ ले आपसे तो मीथेन हो जाएगा। तो जितने भी नेचुरल टाइप के गैस होते हैं, जितने भी नेचुरल गैस हैं, तो जिसमें भी नेचुरल शब्द आपको देखने को मिल जाए, तो अगर मीथेन ऑप्शन में रहे तो मीथेन लगा के आ जाइएगा, हमेशा करेक्ट होने वाला है। तो जितने भी नेचुरल टाइप के गैस हैं सभी में करेक्ट आंसर मीथेन होगा, क्योंकि मेन गैस नेचुरल गैस में मीथेन ही होता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप मैं जो कहना चाहता हूं आप लोग वो समझ गए होंगे। तो चलिए फिर आगे। वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो सबसे कम क्षोभ मंडल का नहीं, मध्य मंडल का तापमान सबसे कम होता है भाई, और ये -100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। और मैंने जो है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, सारे वायुमंडल के सारे लेयर के बारे में आपसे डिस्कस कर लिया था। आज मैं शॉर्ट में उसको भी बता देता हूं फिर से। देखो, जैसे कि सबसे पहले आप लोग याद रख लो, सबसे नीचे वाला लेयर जो है ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर जिसे कि क्षोभ मंडल कहते हो। उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर जिसे कि समताप मंडल कहते हो। उसके बाद आता है क्या? तो उसके बाद आता है मेजोस्फियर जिसे कि मध्य मंडल कहते हो, मेजोस्फियर जिसे कि मध्य मंडल कहते हो। उसके बाद क्या आता है भाई? तो थर्मोस्फियर जिसे कि
उष्म वायुमंडल कहते हो, थर्मोस्फियर जिसे उष्म वायुमंडल कहते हो। और उसके बाद आता है एग्जोस्फियर, एग्जोस्फियर जिसे कि कहते हो ब्रह्मंडल। तो भाई सबसे निचला परत, सबसे निचला परत अगर बात करी जाए तो सबसे निचला परत जो है ट्रोपोस्फियर जो होता है, सबसे निचला परत होता है वायुमंडल का, सबसे निचला परत तो ट्रोपोस्फियर। और इसका जो है एवरेज ऊंचाई कितना होता है भाई, तो 13 किलोमीटर तक इसका एवरेज ऊंचाई होता है। इसमें जो है ऑक्सीजन आपका मौजूद रहता है, ऑक्सीजन मौजूद रहता है, और जितना भी मौसम संबंधी घटना होता है वो सभी जो है ट्रोपोस्फियर में ही घटित होता है। मौसम संबंधी घटना, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मौसम संबंधी घटना किसमें घटित होता है, तो वो ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल में घटित होता है। अगर स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल की बात करी जाए तो समताप मंडल आपका 13 से 50 किलोमीटर तक है आपका समताप मंडल। कितना से कितना हाइट तक, तो 13 से 50 तक है आपका समताप मंडल। अगर समताप मंडल में बात करी जाए तो इसमें जो है हवाई जहाज उड़ता है, हवाई जहाज किसमें उड़ता है, तो समताप मंडल में उड़ता है। अगर पूछ ले आपसे कि ओजोन परत जो रहता है वो किसमें रहता है, तो ओजोन लेयर या परत भाई वो आपके समताप मंडल में ही प्रेजेंट रहता है, जो हमें यूवी रेस से बचाता है, अल्ट्रावायलेट रेस से बचाता है। तो ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट रहता है। मेसोस्फेयर की बात करी जाए, अगर मध्य मंडल की बात करी जाए तो भाई ये 50 से 80 किलोमीटर तक इसका हाइट है। कितना, तो 50 से 80 किलोमीटर तक इसका हाइट है, याद रख लीजिएगा। और इस परत में जो होते हैं उल्का पिंड, जो मेट्रॉइड्स होते हैं वो जल जाते हैं, मेट्रॉइड्स जलते हैं। तो मेट्रॉइड्स किसमें जलते हैं भाई, तो आपके मेसोस्फेयर में मेट्रॉइड्स जल जाते हैं। क्यों जलते हैं, तो फ्रिक्शन के कारण जल जाते हैं। तो मेट्रॉइड्स कहां पर जलते हैं, तो मेसोस्फेयर में जो है मध्य मंडल में मेट्रॉइड्स जल जाते हैं, याद जरूर रख लीजिएगा। और सबसे ठंडी परत की बात करी जाए तो वो मध्य मंडल ही सबसे ठंडा परत है। अगर थर्मोस्फेयर का बात करी जाए तो भाई इसका जो ये ऊंचाई है वो 80 से 400 किलोमीटर तक होता है इसका ऊंचाई। अगर इसमें बात करी जाए तो इसमें जो थर्मोस्फेयर में जो है आयन मंडल पाया जाता है, आयन मंडल। तो आयन मंडल जो है थर्मोस्फेयर में पाया जाता है, जो कि आपके रेडियो प्रसारण में मदद करता है। तो आयन मंडल थर्मोस्फेयर में जो रेडियो प्रसारण में मदद करता है। और ये भाई सबसे गर्म परत है, तो सबसे गर्म परत जो आपका है थर्मोस्फेयर है, याद रख लीजिएगा। अगर एक्सोस्फेयर ब्रह्मंडल की बात करी जाए तो सबसे ऊंची परत वायुमंडल के सबसे ऊंची परत जो है वो एक्सोस्फेयर जो है ब्रह्मंडल है। यहां पर हवा बहुत पतला होता है, मतलब कि नहीं के बराबर हवा मान सकते हो यहां पर। और यहां पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाया जाता है, हाइड्रोजन और हीलियम जो है भाई वो गैस पाया जाता है आपके ब्रह्मंडल में। आई होप आप लोगों का इतना दूर क्लियर हो रखा होगा। और जो मैंने यहाँ पर आपके वायुमंडल के जो स्ट्रक्चर को डिस्कस करा है, इससे बाहर जाने की कोई भी अब चांस नहीं है। और ये सीरीज को जरूर याद रख लेंगे। सबसे नीचे जो है ट्रोपोस्फेयर, तब उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, तब मेसोस्फेयर, तब थर्मोस्फेयर, और सबसे ऊपरी परत जो होती है भाई वो एक्सोस्फेयर होती है। ओके, इस सीरीज को भी जरूर याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है। तो भाई विषाक्त पदार्थों क्या पूछा है, तो विषाक्त पदार्थों में जो सांद्रता की वृद्धि को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछ रखा है। तो ये क्या कहा जाता है आप लोग बता दीजिए। जैव आवर्धन, ठीक है, जैव संचय, सुपोषण, इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसे जैव आवर्धन कहा जाता है, बायो मैग्निफिकेशन कहा जाता है, बायो मैग्निफिकेशन, तो बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है इसे। अब देखो बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन होता क्या है भाई, तो देखो एक्चुअली जो है जैव आवर्धन यह है कि जब जीवों के शरीर में भारी धातु की मात्रा एक पोषी स्तर से जो है दूसरे पोषी स्तर में बढ़ता चला जाए, तो भारी धातु की मात्रा क्या है, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में बढ़ता चला जाए, उसे ही जैव आवर्धन कहा जाता है। आप लोग कॉपी में लिखिएगा, मैं कहता हूं आप लोग लिखिएगा, जब जीवों के शरीर में भारी धातु या कीटनाशी पदार्थ की मात्रा एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में बढ़ता चला जाए, उसे ही जैव आवर्धन कहा जाता है। अब मैं कुछ यहाँ पर भारी धातु के कुछ दुष्परिणाम भी आपसे कर लेता हूँ। भारी धातु का बैड इफेक्ट भी आपसे डिस्कस करूंगा अभी। अब भारी धातु का बैड इफेक्ट भी यहाँ पर याद रख लो। मान लो जैसे कि मरकरी, अगर शरीर में अगर मरकरी ज्यादा हो जाए भाई, पारा अगर ज्यादा हो जाए, मरकरी ज्यादा हो जाए, तो मीना माता डिजीज हो जाता है, मीना माता डिजीज देखने को मिल जाता है। अगर जो आपके कैडमियम ज्यादा हो जाए, कैडमियम ज्यादा हो जाए आपके शरीर में,
तो आउच आउच डिजीज देखने को मिल जाता है। आउच आउच, ये सभी भारी धातु हैं इसलिए मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। अगर मरकरी ज्यादा मिल जाए तो मीना माता डिजीज हो जाता है, कैडमियम ज्यादा हो जाए तो आउच आउच, और इसी को इटाई इटाई भी कहा जाता है। इटाई इटाई रोग देखने को मिल जाता है। अगर जो है आपके शरीर में कॉपर ज्यादा हो जाए, कॉपर, तो भाई विल्सन डिजीज देखने को मिल जाएगा। विल्सन डिजीज, विल्सन डिजीज, विल्सन डिजीज देखने को मिल जाता है, जिसे कि विल्सन सिंड्रोम भी कह सकते हो। विल्सन डिजीज या सिंड्रोम भी कहा जा सकता है, सिंड्रोम। तो भाई अगर भारी धातु का मात्रा शरीर में बढ़ जाता है तो जैव आवर्धन जो है, बायोमैग्निफिकेशन, उसी को कहा जाता है। और भारी धातु से होने वाला मैं डिजीज यहां पर आपको डिस्कस कर दिया हूं, आप लोग पूरा जरूर देख लीजिएगा। तो भारी धातु से होने वाले डिजीज, अगर मरकरी ज्यादा हो जाए तो मीनामाटा डिजीज, क्या आपके कैल्शियम कैडमियम ज्यादा हो जाए तो आउचाउस डिजीज, या इटाई इटाई या कॉपर ज्यादा हो जाए तो उसे विल्सन डिजीज हो जाता है। सुपोषण की बात करी गई है तो सुपोषण में याद रख लीजिएगा कि जब जलाशय में जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस का मात्रा बढ़ जाए, नाइट्रोजन किसका, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस का मात्रा बढ़ जाए तो उसे ही सुपोषण कहा जाता है। तो जब जलाशय में नाइट्रोजन और फास्फोरस का मात्रा बढ़ जाए उसे सुपोषण कहा जाता है, यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। इसको भी याद जरूर रख लीजिएगा। यूट्रोफिकेशन में होता क्या है, मेनली याद रख लेना। जैसे कि मैं यहाँ पर डायग्राम बता देता हूँ भाई। तो यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, जैसे कि आपके जलाशय में क्या होता है, तो अलगी ब्लूम बढ़ जाता है, अलगी बढ़ जाता है, अलगी बढ़ जाता है। जैसे कि मान लो ये अलगे है, ठीक है, तो अलगी बढ़ जाता है तो इसके नीचे जो जीव जंतु रहते हैं ना भाई, तो उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, ठीक है, जिसकी वजह से उनका डेथ हो जाता है। मान लो क्या, ये एक जलाशय है और इसमें जो है ऊपर में अलगी ब्लूम जो है वो भर गया है, और नीचे जो जीव जंतु हैं जैसे मछली वछली है, तो उन लोगों को क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है, क्योंकि ऊपर में अलगी ब्लूम जमा हुआ है, तो इसीलिए जो है ऑक्सीजन जो है इन मछलियों को नहीं मिल पाता है, और इसकी वजह से इन लोगों का डेथ हो जाता है। तो इसे ही भाई यूट्रोफिकेशन कहा जाता है, सुपोषण जिसे कहते हो। तो जब नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा, ये जरूर याद रख लीजिएगा, किसका मात्रा, तो जब जलाशय में नाइट्रोजन और फास्फोरस, किसका, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस का मात्रा बढ़ जाए उसे ही सुपोषण कहा जाता है। अब देखो सुपोषण में मेनली होता क्या है, तो भाई इसमें जो अलगी ब्लूम होता है, अलगी ब्लूम वो बढ़ जाता है, याद रखिएगा, अलगी ब्लूम बढ़ जाता है। पहली बात तो यही याद रखिए, अलगी ब्लूम बढ़ जाता है, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है, तो जलीय जीवन जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं। जलीय जीवन क्या होते हैं, तो प्रभावित हो जाते हैं आपके अलगी ब्लूम जम जाने के कारण, याद रख लीजिएगा। थर्ड पॉइंट ये भी याद रख लेना आप लोग कि जल में जो घुला हुआ O2 है वो कम हो जाता है। जल में जो घुला हुआ O2 है वो कम हो जाता है, ठीक है। जल में घुला हुआ O2 जो है कम हो जाता है। ये तीन बातों को आप लोग ध्यान में जरूर रख लेंगे। निम्नलिखित में कौन सा शुष्क तारवी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है, तो भाई मनुष्य, जड़ी बूटी, लाइकेन, तो लाइकेन करता है, याद रख लीजिएगा। और आपका जो लिटमस पेपर जो है लाइकेन से प्राप्त करा जाता है। लिटमस पेपर जो है किससे प्राप्त किया जाता है, तो लिटमस पेपर प्राप्त होता है आपके लाइकेन से, ये भी जरूर याद रख लीजिएगा। और लिटमस पेपर क्या है भाई, तो एक इंडिकेटर के रूप में कार्य करता है, इंडिकेटर के रूप में कार्य करता है, संकेतक के रूप में, याद जरूर रख लेंगे ये सभी बात को। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है भाई, तो रामसर सम्मेलन, अब रामसर सम्मेलन भी याद जरूर रख लेना आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाता है, मे भी क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। तो रामसर सम्मेलन, पहली बात तो यही याद रख लेना कि ये आर्द्र भूमि के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। किसका, तो आर्द्र भूमि, ऑप्शन नंबर ए, आर्द्र भूमि के संरक्षण से जुड़ा हुआ है आपका रामसर सम्मेलन। और ये रामसर सम्मेलन हुआ कहां था, तो देखो भाई ये ईरान में हुआ था। रामसर सम्मेलन आखिर हुआ कहां था, तो ईरान में हुआ था। और इसका अगर हेडक्वार्टर पूछ ले आपसे कि रामसर सम्मेलन का जो हेडक्वार्टर कहां है, तो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, याद रख लीजिएगा, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। तो रामसर सम्मेलन हुआ कहां था भाई, तो ईरान में हुआ था। और रामसर सम्मेलन जो है इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है, ग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड में है, ओके। अभी टोटल अगर रामसर स्थल आपसे पूछ ले कि रामसर साइट कितने हैं टोटल, तो भाई टोटल रामसर साइट अभी 89 है। तो टोटल रामसर साइट्स कितने हैं, तो 89 है टोटल रामसर साइट्स। कितने हैं रामसर साइट टोटल, तो 89 रामसर साइट है। ये जनवरी 2025 तक का मैं आप लोगों को डाटा बता रहा हूं। जनवरी 2025 तक में 89 रामसर साइट्स थे, जिसमें से भाई तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है
20 रामसर साइट्स हैं और सेकंड नंबर में यूपी है जिसमें कि 10 रामसर साइट है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा है तमिलनाडु में 20 रामसर साइट और यूपी में 10 रामसर साइट है। अगर बिहार में पूछ ले आपसे कि बिहार में कितने रामसर साइट है, तो बिहार में 3 रामसर साइट है। बिहार में 3 रामसर साइट है। कौन कौन से, तो याद रख लेना आप लोग, कांवर झील जो कि आपके बेगूसराय में है, कांवर झील। तो ये तो भाई पहले रामसर स्थल था ही पहले से। अभी जो करेंटली इधर जून जुलाई के टाइम पे जो जुड़ा था वो आपका नागी जुटा था और एक नकटी जुटा था। नागी और नकटी ये दोनों जो है करंट इधर 2024 के जून जुलाई में जो है नागी और नकटी जो है रामसर साइट बने हैं न्यू। तो बिहार में अब टोटल 3 रामसर साइट हो गए हैं। तो बिहार में टोटल अब कितने रामसर साइट, तो 3 रामसर साइट जो है बिहार में हो गए हैं, कांवर झील, नागी और नकटी। नागी कहाँ है भाई, तो ये जमुई में है और नकटी भी आपका जमुई में है, याद जरूर रख लेंगे आप लोग। श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं, तो भाई मरुखिद, लवणोखिद। तो भाई लवणोखिद में जो है श्वसन मूल पाया जाता है, ध्यान रख लेना है आप लोग को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है। बीपीएससी में मैं बार बार कहता हूं कि नहीं को आप लोगों को ज्यादा ध्यान में रखते हुए चलना है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं एक क्वेश्चन यहां से भी फिक्स लिख देता हूं। तो देखो, स्वस्थानीय संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है, तो पहले आप लोग जान लो कि स्वस्थानीय और परस्थानीय होता क्या है। तो एक होता है भाई स्वस्थानीय जिसे कि इन सीटू कहा जाता है, स्वस्थानीय जिसे इन सीटू कहा जाता है, और एक होता है परस्थानिक जिसे कि एक्स सीटू कंजर्वेशन कहा जाता है। परस्थानिक या परस्थानीय, पर स्थानिक याद रख लीजिएगा, पर स्थानिक या फिर इसी को ही पूर्व स्थानिक भी कहा जाता है, एक्स सीटू। अब देखो इन सीटू कंजर्वेशन में होता क्या है भाई, तो देखो इसमें जो होता है जीव जंतु को या पौधा को क्या करता है, जहां पर है वहीं पर संरक्षण दिया है जाता है, जहां है वहीं संरक्षण दिया जाता है, वहीं संरक्षण दिया जाता है। मतलब जो जहां पर प्रेजेंट है वहीं पर उसे संरक्षण दिया जाता है स्वस्थाने में, इन सीटू में। ठीक है, मतलब कि उसके प्राकृतिक आवास में संरक्षण देते हैं, प्राकृतिक आवास में संरक्षण दिया जाता है। सिंपल सा बात याद रख लीजिएगा, जो जहां था वहीं पर उसे संरक्षण दे दिया गया, उसे ही स्वस्थानीय इन सीटू कंजर्वेशन कहा जाता है। मतलब कि सिंपल सा बात है, प्राकृतिक आवास में संरक्षण दिया जाता है। ठीक है, अगर परस्थानिक की बात करी जाए, एक्स सीटू की बात करी जाए, तो इसे जो है दूसरे स्थान पर ले जाकर संरक्षण दिया जाता है, दूसरे स्थान पर ले जाकर संरक्षण दिया जाता है, संरक्षण देते हैं। मतलब कि जितने भी मानव निर्मित टाइप के होंगे ना, तो वो सभी किस में आ जाएंगे, तो परस्थानिक में आ जाएंगे, एक्स सीटू में आ जाएंगे। मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक बता देता हूं। जितना भी मानव निर्मित आ जाएगा, मानव निर्मित जो मनुष्य के द्वारा बनाया जा सकता है, ठीक है, तो जितना भी मानव निर्मित हो जाएगा वो सभी आपका एक्स सीटू कंजर्वेशन में आ जाएगा। जैसे कि देख लो आप लोग, एग्जांपल में बता देता हूं, जैसे जू जो होता है मानव निर्मित होता है, क्योंकि जू का साइज देखो भाई उतना तो कुछ खास बड़ा नहीं होता है, तो ये मानव के द्वारा तैयार किया जाता है, तो इसीलिए ये एक्स सीटू कंजर्वेशन में आएगा। अगर गार्डन बगीचा है तो बगीचा भी जो है मानव के द्वारा बनाया जा सकता है और वहां पर ले जाके फिर आप कुछ भी लगा सकते हो, तो बगीचा जो होता है ये भी मानव निर्मित में आता है, तो इसलिए ये परस्थानिक में आएगा। अगर नर्सरी की बात करी जाए तो भाई ये नर्सरी भी जो आपके एक्स सीटू कंजर्वेशन, मनुष्य इसको बना सकता है। अगर जीन बैंक अगर पूछ ले तो भाई जीन बैंक भी आपके क्या है, तो ये भी मानव निर्मित होते हैं, तो इसीलिए ये सब क्या आएगा, तो ये सब एक्स सीटू कंजर्वेशन में आएगा। लेकिन अगर इन सीटू की बात करी जाए भाई, तो इन सीटू जो बड़ा बड़ा जगह होता है, जैसे कि आपका अगर बोल देगा कि राष्ट्रीय उद्यान, तो भाई राष्ट्रीय उद्यान को क्या मनुष्य बनाता है, नहीं बनाता है। ये पहले से जो एक्चुअली जो होते हैं ये प्राकृतिक रूप से ही बने हुए रहते हैं, तो इसीलिए राष्ट्रीय उद्यान क्या है, जो मतलब कि नेचुरल तरीके से जो पहले से तैयार है वो सभी आ जाएगा आपके स्वस्थाने में। तो नेचुरल जो प्राकृतिक रूप से तैयार है ना, प्राकृतिक निर्मित जो है वो सभी आपका आ जाएगा इन सीटू में। इसको ध्यान में रख लीजिएगा, प्राकृतिक निर्मित जो है जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सभी क्या है, बहुत बड़े एरिया को कवर करते हैं भाई, तो ये पॉसिबल नहीं है कि मनुष्य इसको बना सके, और ये प्राकृतिक रूप से तैयार होता है। इसीलिए जो आपके राष्ट्रीय उद्यान जो हो जाते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाते हैं, ये सभी क्या है, तो स्वस्थाने के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य।
ठीक है, ये सब याद रख लीजिएगा आप लोग। तो मैंने एक ट्रिक दे दिया, जो भी मानव निर्मित होंगे सभी पर स्थानिक होंगे, एक्स सीटू होंगे, और जो प्राकृतिक निर्मित टाइप के होंगे वो सभी जो है इन सीटू हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्या पूछा था, इन सीटू के संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है, तो भाई यहाँ पर वनस्पति उद्यान जो है वो इन सीटू के अधीन शामिल नहीं है, ये सभी एक्स सीटू का है, क्योंकि ये मानव निर्मित हो सकता है वनस्पति उद्यान, इसको मनुष्य इजिली बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल भाई, तो ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये लिंडमैन के द्वारा, क्लीमेंट्स के द्वारा, ऑडम, तो ऑडम के द्वारा, और लिंडेपैन के द्वारा तो भाई 10% ऊर्जा का नियम दिया गया था। 10% ऊर्जा का नियम, 10% ऊर्जा का नियम किसके द्वारा? तो लिंडेमैन साहब के द्वारा दिया गया था। एसो प्रदूषण सूचित करता है, तो एसो भाई मैग्रोव द्वारा, लाइकेन के द्वारा एसो प्रदूषण। ठीक है, और लाइकेन से हम क्या प्राप्त करते हैं? तो अभी मैंने आपसे डिस्कस कर रखा है कि लाइकेन से लिटमस पेपर जो लाइकेन से प्राप्त करा जाता है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, तो भाई ये कहाँ? मध्य प्रदेश में नहीं, पश्चिम बंगाल में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं। यहां पर एक ऑप्शन होना चाहिए था कोई नहीं, कोई नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं सही होगा। तो ये कहां पर है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य? तो भाई ये गोवा में स्थित है, और सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो है ये रिपीट हो रहा है, तो हो सकता है टीआरई 4 में भी रिपीट हो जाए ये क्वेश्चन। आईयूसीएन मुख्यालय कहाँ है? तो आईयूसीएन का मुख्यालय, तो आईयूसीएन का मुख्यालय आपसे पूछ रहा है कि कहां पर है। तो आईयूसीएन का मुख्यालय भाई ये फ्रांस में है, ऑस्ट्रेलिया में है, स्विट्जरलैंड में है। तो भाई ये स्विट्जरलैंड में है आईयूसीएन का मुख्यालय। आईयूसीएन के लिए फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो आईयूसीएन का फॉर्मूला जरूर, ये फुल फॉर्म जरूर याद रख लीजिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कभी कभी जो है आपका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और इसका मेन काम ही क्या है भाई? तो ये जैव विविधता के संरक्षण के लिए काम करता है, तो ये संरक्षण करता है। तो किसका? जैव विविधता का संरक्षण करता है। तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो है आईयूसीएन काम करता है, और इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में है। और आईयूसीएन का स्थापना कब किया गया था? तो 1948 में जो है आईयूसीएन का स्थापना करा गया था। इसको भी जरूर याद रख लीजिएगा, आईयूसीएन का स्थापना कब? तो 1948 में किया गया था। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करी जाए तो स्विट्जरलैंड में है, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अगर आपसे पूछ ले भाई कि रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, तो रेड डाटा बुक भी जो है आपका आईयूसीएन जारी करता है। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो रेड डाटा बुक जारी करता है आपका आईयूसीएन, रेड डाटा बुक जारी। तो रेड डाटा बुक जारी कौन करता है? तो आईयूसीएन जारी करता है। और रेड डाटा बुक में जो है संकटग्रस्त प्रजातियों की एंट्री करी जाती है। रेड डाटा बुक में किस प्रजाति का? तो संकटग्रस्त प्रजाति का नाम जो है उसमें एंटर करा जाता है। मतलब कि अगर उन पे ध्यान नहीं दिया गया तो वो खत्म हो जाएंगे, या दुर्लभ प्रजाति, संकटग्रस्त प्रजाति या दुर्लभ प्रजाति भी कह सकते हो। तो दुर्लभ प्रजाति, इन सभी नामों को जो है रेड डाटा बुक में रखा जाता है, ताकि जो है उन सभी का जो है प्रोटेक्शन करा जा सके। ठीक है, क्योंकि अगर जो है प्रोटेक्शन नहीं किया जाएगा तो जो संकटग्रस्त प्राणी है या दुर्लभ प्रजाति वो सभी डेथ करते जाएंगे, और फिर उन्हें देख पाना या फिर पाना जो है इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसीलिए जो है रेड डाटा बुक में भाई तो संकटग्रस्त प्रजाति या दुर्लभ प्रजातियों का नाम एंटर करा जाता है। और रेड डाटा बुक जारी जो है आईयूसीएन करता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर करता है। इतनी बातों को ध्यान में जरूर रख लेंगे आप लोग। तो भाई देखो, मैं जो भी पॉइंट आपसे टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं तो वहां से मैं आपका कंप्लीट डिटेल डिस्कशन कर दे रहा हूं, ताकि आपको दिक्कत ना हो आपके एग्जाम में। तो अब इससे बेहतर कंटेंट क्या ही मिल सकता है, तो आप लोग पूरा सीरीज को जरूर देखें। पोषी स्तर दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित करती है? तो भाई एक पोषी स्तर जो है दूसरे पोषी स्तर में जो है 10% ऊर्जा का ट्रांसफर, 10% ऊर्जा का ट्रांसफर करता है, और 90% जो है भाई ये इन्वायरमेंट में लॉस हो जाता है। 90% क्या होता है? तो इन्वायरमेंट में लॉस होता है।
अभी मैं बताता हूँ फॉर एक एग्जांपल लेकर के। मान लो ये आपका एक घास है या पेड़ पौधा है, एक पेड़ पौधा है, ठीक है। जब पेड़ पौधा को एक बकरी खाता है, मान लो एक बकरी खाता है पेड़ पौधा को, तो भाई जो बकरी में जो है मात्र 10% ऊर्जा गया और 90% ऊर्जा जो है इधर इन्वायरमेंट में भाई ये लॉस हो गया। तो 90% क्या हुआ, तो लॉस हो गया इन्वायरमेंट में, 10% मात्र बकरी में ट्रांसफर हुआ। अब ये जो बकरी है, बकरी अपने आप में 100% है, बकरी अपने आप में कितना है ऊर्जा में, तो 100% है। तो जब बकरी को एक बाघ खाता है, बकरी को एक बाघ खाता है, तो बाघ में ऊर्जा बस 10% ट्रांसफर होता है, ठीक है। और जो 90% है ये फिर इन्वायरमेंट में लॉस हो गया, 90% इन्वायरमेंट में लॉस हो गया, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। तो जब बकरी को बाघ खाएगा तो कितना, तो 10% मात्र ऊर्जा का ट्रांसफर होगा बाघ में और 90% इन्वायरमेंट में लॉस हो गया। तो इसे ही भाई 10% ऊर्जा का नियम भी कहा जाता है, 10% ऊर्जा का नियम, इसे ही 10% ऊर्जा का नियम भी कहते हैं। और ये 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया था, तो लिंडेमैन के द्वारा दिया गया था, लिंडेमैन के द्वारा, इसको भी जरूर याद रख लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है भाई, तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट की बात करी गई है। तो द्वितीयक प्रदूषक कौन कौन है बता दो आप लोग। SO2, ओजोन, ओजोन, पान, एक से अधिक। तो भाई यहां पर एक से अधिक आपको देखने को मिल रहे हैं, एक से अधिक। अब यहां पर मैं द्वितीयक प्रदूषक अभी सारा डील कर देता हूं। तो पहले याद रख लेना आप लोग सल्फर ट्राईऑक्साइड है, सल्फर ट्राईऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड याद रख लीजिएगा एक, ठीक है। उसके बाद याद रख लीजिएगा पैन, उसके बाद याद रख लीजिएगा PBN, परोक्सी बेंजाइल नाइट्रेट, ठीक है, परोक्सी बेंजोइल नाइट्रेट। उसके बाद याद रख लीजिएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एक याद रख लीजिएगा ओजोन, ओजोन। तो सल्फर ट्राईऑक्साइड, पैन, PBN, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन। और एक याद रख लीजिएगा स्मॉग, स्मोक को भी याद रख लीजिएगा इसके साथ में, स्मोक, ठीक है। तो ये सभी आपके क्या है, तो द्वितीयक प्रदूषक है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, जरूर याद रख लेंगे। अच्छा, एसिड रेन को भी याद रख लीजिएगा इसके साथ में, एसिड रेन, ये भी एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। तो ये सभी आप लोग सेकेंडरी पोल्यूटेंट में ये सभी नाम को याद रख लीजिएगा। और शायद ही अब इससे बाहर कुछ भी आए, जितना मैं करा दे रहा हूं द्वितीयक प्रदूषक यही समय से आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम। तो 10% नियम अभी मैंने डिस्कस करा भाई, लिंडेमैन के द्वारा दिया गया था 10% का नियम। भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो भाई उष्ण कटिबंध वर्षा वन, उष्ण कटिबंध वर्षा वन को ही सदाबहार वन कहा जाता है, सदाबहार वन कहा जाता है, ठीक है। और इसमें जो सदाबहार वन में जो होता है पेड़ पौधा जो होता है 60 मीटर से ऊंचा होता है। तो पेड़ जो होता है इसमें 60 मीटर से ऊंचा होता है और 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा क्या होता है, तो वर्षा। तो आपसे उसमें कैरेक्टर अगर पूछ ले तो 200 मीटर से ज्यादा वर्षा होता है आपके सदाबहार वन में, और इसे ही उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। अगर यहाँ की बात करी जाए तो यहाँ पर आबनूस, 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 मोहगनी, मोहगनी, ये सभी वहां पे प्लांट होते हैं। बांस, बांस, रबर, ये सभी पौधे वहां पर देखने को मिलते हैं। याद इसको भी जरूर रख लीजिएगा कौन सा पौधा वहां पे मिलता है। अगर इसके एरिया की बात करी जाए तो ये सभी जो है आपके अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। लक्षद्वीप में भी आपके सदाबहार वन देखने को मिलते हैं, लक्षद्वीप में। उसके बाद असम में भी याद रख लीजिएगा, असम में पश्चिमी, पश्चिमी, पश्चिमी तट में भी याद रख लेना भाई, या पश्चिमी घाट कह दो इसे, तो पश्चिमी घाट में भी याद रख लेना आप लोग। और एक याद रख लेना तमिलनाडु तट पे, ठीक है, तमिलनाडु तट पर जो है आपको सदाबहार वन देखने को मिल जाते हैं। अगर यहाँ पे बात करी गई है तो भारत में उष्ण कटिबंध वर्षा वन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हिमाचल प्रदेश नहीं केरल, तो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है केरल। नेक्स्ट, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। तो भाई सलीम अली तो भाई ये मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश नहीं, एक से अधिक नहीं, कोई नहीं, तो ये गोवा में स्थित है आपका सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है।
नेक्स्ट, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो भाई ये गया अधिवेशन, पहले यही याद रख लेना कि गया अधिवेशन हुआ कब था। तो गया अधिवेशन जो हुआ था ये 1922 में हुआ था आपका गया अधिवेशन, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो चित्तरंजन दास ने करा था, चित्तरंजन दास। तो गया अधिवेशन 1922 में बिहार का दूसरा अधिवेशन था, चित्तरंजन दास ने इसका अध्यक्षता करा था। इसमें किस जनजाति ने भाग लिया था भाई? तो सन्यासी, उरांव, संथाल। तो उरांव जनजाति ने भाग लिया था। किसने भाग लिया था? तो उरांव जनजाति ने इस 1922 के गया अधिवेशन में भाग लिया था। अब यहां पर मैं आपको सभी जनजाति बता देता हूं कि किसने किसने भाग लिया था। तो अगर आपसे पूछ ले कि किस किस जनजाति ने भाग लिया था, तो याद रख लेना, खड़िया, खड़िया जनजाति, हो जनजाति, हो, संथाल जनजाति, संथाल, मुंडा जनजाति, मुंडा, उरांव जनजाति, ठीक है, चेरो जनजाति, चेरो, बेगा जनजाति, बेगा जनजाति, मुर्मू जनजाति, मुर्मू जनजाति, कोल जनजाति, कोल जनजाति, और होर जनजाति। तो कौन कौन सा जनजाति ने भाग लिया था याद रख लीजिएगा। तो किस किस जनजाति ने भाग लिया है भाई याद रख लेना आप लोग। खड़िया, हो, संथाल, मुंडा, उरांव, उसके बाद चेरो, बेगा, मुर्मू, उसके बाद कोल, होर। अब देखो यहां उरांव ने भी भाग लिया था, संथाल में भी भाग लिया था, बट बीपीएससी ने उरांव को मान रखा है, इसीलिए यहां पर आप बीपीएससी के ऑप्शन के साथ जाना। वैसे संथाल ने भी भाग लिया था, बट उरांव उन्होंने मान रखा है बीपीएससी वालों ने, इसलिए आपको उरांव के साथ ही जाना है। एक से अधिक ऑप्शन के बावजूद भी आपको उरांव के साथ ही जाना है। बट अगर पूरा भाग पूछ ले तो ये सभी ने भाग लिया था, बट ऑप्शन में माना है उरांव। तो भाई हम लोग को भी बीपीएससी का मानना ही पड़ेगा, जो बीपीएससी मानता है हम लोगों को किसी भी हाल में मानना ही होता है। तो उरांव को आप लोग मान के चलिएगा। और यहीं पर जो है गया अधिवेशन में है ये डिसाइड हुआ था कि स्वराज दल का स्थापना होगा। तो स्वराज दल या स्वराज पार्टी का स्थापना जो है इसी गया अधिवेशन में डिसाइड हुआ था कि स्वराज दल का स्थापना करा जाएगा। और 1 जनवरी 1923 को जो है स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था लखनऊ में। कहां पर? तो लखनऊ में, याद रख लीजिएगा इस पॉइंट को भी। तो 1922 के गया अधिवेशन में है इस बात का भी डिसीजन लिया गया था कि स्वराज पार्टी का स्थापना किया जाएगा 1 जनवरी 1923 को लखनऊ में। इसको भी आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि बिहार में कुल कितने अधिवेशन हुए हैं, तो बिहार में टोटल 3 अधिवेशन हुए हैं। बिहार में टोटल 3 अधिवेशन हुए हैं। बिहार में कांग्रेस के कितने अधिवेशन? तो 3 अधिवेशन, अधिवेशन। तो बिहार में कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन हुए हैं? तो 3 अधिवेशन। पहला याद रख लीजिएगा 1912, जो कि आपका बांकीपुर अधिवेशन है। 1912 में कहा भाई? तो बांकीपुर, 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 जिसकी अध्यक्षता किसने करा था? तो RN मधुलोकर ने करा था, मधुलोकर ने करा था, ठीक है। नेक्स्ट याद रख लीजिएगा 1922, 1922 में कौन सा? तो गया अधिवेशन हुआ था, जिसका अध्यक्षता किया था किसने? तो CR दास ने, चित्तरंजन दास ने। और 1940 का अधिवेशन जो कि रामगढ़ अधिवेशन है, इसका अध्यक्षता किसने करा था? तो अबुल कलाम आजाद ने करा था, अबुल कलाम आजाद ने करा था, अबुल कलाम आजाद। तो बिहार में कांग्रेस की कितने अधिवेशन? तो 3 अधिवेशन बिहार में कांग्रेस के हुए थे। 1912 बांकीपुर RN मधुलोकर के द्वारा, 1922 गया अधिवेशन CR दास ने अध्यक्षता करा, और 1940 रामगढ़ अधिवेशन अबुल कलाम आजाद ने अध्यक्षता करा। रामगढ़ उस टाइम पे भाई, रामगढ़ जो है उस टाइम पर जो है बिहार का एक पार्ट हुआ करता था, बट अभी करेंट टाइम पे जो है ये रामगढ़ अभी झारखंड का पार्ट होता है, ठीक है। तो अभी जो ये रामगढ़ है ये झारखंड का पार्ट है, इसको याद जरूर रख लेंगे आप लोग। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरूर आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। निम्नलिखित युग में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो भाई इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने नहीं लिखा है, इसे बहराम जी ने लिखा था। किसने लिखा था? तो बहराम, बहराम, ये देखो बहराम जी, बहराम जी ने लिखा था। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं यहां पर पूछ रखा है? तो देखो यहां पर इंडियन स्पेक्टेटर किसने लिखा है? तो बहराम जी ने लिखा है। एडवोकेट ऑफ इंडिया तो दादा भाई नरोजी, तो नहीं भाई, इसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा था एडवोकेट ऑफ इंडिया। और यंग इंडिया जो है गांधी जी ने लिखा है। तो एक से अधिक। तो यहां पर क्या पूछा है?
कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित जो है एक से अधिक यहां पर नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 ये सही सुमेलित नहीं था, तो एक से अधिक के साथ आपको जाना है। ओके। पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी? तो किसने लिखा है ये बुक को? गांधी, धर्मपाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तिलक। तो भाई ये धर्मपाल के द्वारा लिखा गया पुस्तक था। भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? नागरिकों के न्याय, उसकी स्वतंत्रता एवं समानता, व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता एवं अखंडता, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भाई इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक के साथ आपको चला जाना है। इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो भाई ये एनवी रमना ने कहा था। किसने? तो एनवी रमना ने कहा था। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो निर्वनीकरण का मुख्य कारण आपसे पूछ रखा है यहां पर। तो निर्वनीकरण का मुख्य कारण क्या था? विस्तृत खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। तो अगर मेन कारण पूछा है यहां पर ना, तो विस्तृत खेती की मांग के लिए भूमि को उन्नत करना, ये तो सही है। रेलवे के मार्गों पर तख्ते स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना, नहीं भाई ये नहीं होना है। नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण करना, ये भी नहीं। मतलब ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपको करेक्ट देखने को मिल जाएगा। विस्तृत खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना, ये जो है निर्वनीकरण का, डिफोरेस्टेशन का मेन जो आपका कारण था। भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है? धर्मो रक्षति रक्षता। कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। तो धर्मो रक्षति रक्षता जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं, अनुसंधान और विश्लेषण विंग जो रो कहा जाता है भाई, अनुसंधान और विश्लेषण विंग का ये आपका जो है ध्येय वाक्य है, धर्मो रक्षति रक्षता। ओके नेक्स्ट। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? बारदोली तो बिल्कुल करेक्ट है। बारदोली सत्याग्रह जो कि 4 फरवरी 1928 को करा गया था। 4 फरवरी 1928 को बारदोली सत्याग्रह किया गया, जो कि गुजरात में किया गया था। कहाँ किया गया था? गुजरात का एक जगह है बारदोली, वहीं पर हुआ था। और बारदोली महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो सरदार का उपाधि किसने दिया था? सरदार की उपाधि सरदार पटेल को किसने दिया? तो बारदोली की महिलाओं ने। बारदोली की महिलाओं ने। तो सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी है भाई? तो बारदोली की महिलाओं ने। इसको भी जरूर याद रख लीजिएगा। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह और अमर सिंह के लेखक कौन है? काली किंकर दत्त, जवाहरलाल नेहरू, एम एन रॉय। तो भाई कालिंकर दत्त जो है बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह और अमर सिंह के लेखक हैं। इसको जरूर याद रख लीजिएगा। बुक से देख लो कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो भाई यहां से भी मैं एक क्वेश्चन फिक्स दे देता हूं टीआरई 4 के लिए। टीआरई 4 में यहां से जो त्रिपुरी अधिवेशन से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर बात करी जाए कि त्रिपुरी अधिवेशन, तो भाई त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस? तो रास बिहारी बोस नहीं, गांधी जी नहीं, पट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस जो है त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। देखो ये त्रिपुरी अधिवेशन में अभी चर्चा कर लेता हूं पूरा। भाई ये त्रिपुरी अधिवेशन हुआ कब था? तो 1939 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1939 में हुआ था। और त्रिपुरी जो है एक जबलपुर का एक जगह है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। त्रिपुरी कहां पर पड़ता है ये भी पूछा जा सकता है। जबलपुर मध्य प्रदेश में त्रिपुरी पड़ता है। देखिए इस टाइम पे हुआ क्या था, तो जो त्रिपुरी अधिवेशन के टाइम पर चुनाव जब हुआ तो एक तरफ से जो थे सुभाष चंद्र बोस चुनाव में खड़े हुए और एक तरफ से पट्टाभी सीतारामैया खड़े हुए। तो चुनाव में जो है सुभाष चंद्र बोस का जीत हो गया, सुभाष चंद्र बोस क्या हो गए? जीत गए। और पट्टाभी सीतारामैया का हार हो गया। ठीक है, तो इस वजह से पट्टाभी सीतारामैया का समर्थन कर रहे थे गांधी जी। तो गांधी जी ने कहा कि ये पट्टाभी सीतारामैया का हार नहीं, मेरा व्यक्तिगत हार है। तो इसी वजह से जो सुभाष चंद्र बोस से दुखी होकर उन्होंने त्रिपुरी अधिवेशन से रिजाइन दे दिया। और इसके बाद जो है राजेंद्र प्रसाद को जो है त्रिपुरी अधिवेशन का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था।
तो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को। तो आपसे पूछा जा सकता है कि त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के रेसिग्नेशन के बाद किसे अध्यक्ष बनाया गया, तो राजेंद्र प्रसाद को जो है अध्यक्ष बनाया गया था त्रिपुरी अधिवेशन का, सुभाष चंद्र बोस के रिजाइन देने के बाद। आप लोग ये बात शायद समझ गए होंगे। तो त्रिपुरी अधिवेशन में मेनली हुआ क्या था, तो देखो एक तरफ से जो है सुभाष चंद्र बोस चुनाव में खड़े हुए और एक तरह से पट्टाभी सीतारामैया खड़े हुए, और पट्टाभी सीतारामैया को जो है गांधी जी का सपोर्ट था। लेकिन जब पट्टाभी सीतारामैया चुनाव हार गए तो गांधी जी कहते हैं कि ये पट्टाभी सीतारामैया का हार नहीं, मेरा व्यक्तिगत हार है, और इसलिए जो है सुभाष चंद्र बोस दुखी होकर के त्रिपुरी अधिवेशन से रिजाइन दे दिए, और जो है वहां पर जो राजेंद्र प्रसाद को त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस और एक अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे, वो थे 1938 का हरिपुरा, 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, जहां के आपके अध्यक्ष कौन रहे थे, तो सुभाष चंद्र बोस रहे थे। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस से एक हरिपुरा अधिवेशन भी याद रख लीजिएगा। हरिपुरा जो है गुजरात में पड़ता है, तो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस उसके अध्यक्ष रहे थे। इसको भी जरूर आप लोगों को याद रख लेना है। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस से और एक बात आप लोग याद रख लेंगे, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने करी थी 1939 में, जब उन्होंने रिजाइन दे दिया था त्रिपुरी अधिवेशन से। उसके बाद जो है उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना करा था 1939 में। इसको भी जरूर ध्यान रख लेना है आप लोगों को। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन हमारा कंप्लीट होता है। कल भी आपके टीआरई 1 के क्वेश्चन में कराऊंगा, क्योंकि 2 शिफ्ट में हुआ था तो एक दिन में पॉसिबल नहीं था। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं यहाँ पर डिटेल डिस्कशन के साथ कराए हैं, आप लोग पूरा कंप्लीट देखिएगा, आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ कल किसी नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से, नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग अच्छे से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, पूरा सेशन को अच्छे से देखिए। तो मैं फिर मिलूंगा कल आप लोगों से बेस्ट कंटेंट के साथ, भाई बेस्ट पढ़ाई के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।